हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? आज देखो हम लोग क्या इस लेक्चर में बात करने वाले हैं, थर्मोडायनामिक्स की बात करने वाले हैं। और थर्मोडायनामिक्स में से जो उसके दो बिल्कुल एकदम जड़ है, मीन्स सबसे मेन पॉइंट्स हैं। और वो मेन पॉइंट थर्मोडायनामिक्स में हमारा क्या आता है? आइसोथर्मल है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले देखो हम लोग ये जाने प्रोसेस क्या होता है, बताओ। सिंपल सी बात, प्रोसेस क्या है? कुछ नहीं, एक कंटेनर ले लो, ऊपर एक पिस्टन डाल दो, गैस भर दो उसमें और बस उसको हीट करना चालू कर दो। तो इस जो अरेंजमेंट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस। जैसे आपसे बोले जाए वेरिएबल ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। क्या होते हैं? प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड द वेरिएबल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब पूरा प्रोसेस हम लोगों को इसी बीच में सीखना होता है। ओके, तो हम देर ना करते हुए देखो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, और इधर हम लोग क्या लिख लेते हैं? बोलो, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। तो कुछ पॉइंट तो हम लोग इसमें साथ साथ देख लेते हैं, कुछ पॉइंट के साथ साथ देखेंगे, बाकी फिर हम दोनों इसको अलग अलग हम लोगों को थोड़ा एक्सप्लेनेशन लेना पड़ेगा। कुछ पॉइंट देखो हम लोग कैसे देख लेते हैं साथ साथ। जैसे नंबर 1 कि आइसोथर्मल मींस क्या रहता है कि हम लोग कैसा प्रोसेस ऑपरेट करेंगे जिसमें हम लोग क्या चीज कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। क्या कांस्टेंट रखते हैं? टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई मींस टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। ये हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और इसमें हमारे पास क्या कांस्टेंट होता है? टोटल हीट। हीट किससे लिखेंगे? क्यू से। ये वैल्यू यहाँ पे कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। क्लियर? अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब यू, यू को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो, इंटरनल एनर्जी। ठीक, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मीन्स हमारे पास यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, ये भी कैसी होगी बेटा? कांस्टेंट होगी। यस, जब इंटरनल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट है तो मतलब चेंज इन डी यू, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये क्या आ जाएगी? बोलिए बेटा, जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी? जीरो। और इसमें क्या रहता है? देखो, चेंज इन हीट। चेंज इन हीट, T2 मतलब क्या हुआ? चेंज इन हीट। यहाँ पे जो चेंज इन हीट होती है ये हमारे पास क्या आ जाएगी? जीरो। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? चेंज इन हीट। ये जीरो आ जाएगी, चेंज इन हीट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अगर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग देखें किसमें? आइसोथर्मल में। तो फर्स्ट लॉ हम लोग कैसे लिखते हैं? गिवन हीट इक्वल टू इंटरनल एनर्जी मींस वर्क डन। इंटरनल एनर्जी वर्क डन। तो यहाँ पर क्या जीरो है? देखो, चेंज इन हीट जीरो। मतलब इसमें जो गिवन हीट्स होती है टोटली किसमें कन्वर्ट होती है? वर्क डन में। मतलब अगर इस प्रोसेस में वर्क डन पूछा जाए तब भी गिवन हीट है, गिवन हीट पूछी जाए तो वर्क डन के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? जीरो। अगर ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखें फर्स्ट लॉ का, तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो यहाँ पर जीरो। मीन्स हमारा क्या कंक्लूजन से निकलता है? देखो यहाँ से कि डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू। ये कंडीशन हमारे यहाँ पे रहती है। मीन्स इससे एडियाबैटिक प्रोसेस का देखो जो मेन पॉइंट्स है, अगर हम ये बोल देते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, किस पे डिपेंड करेगा? वर्क डन पे। यस, अगर वर्क डन हमारा पॉजिटिव होता है तो टेम्परेचर क्या होगा? बोलो, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो जनरल बेसिस में अगर तुमसे पूछा जाए एडियाबैटिक प्रोसेस तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? वॉल्यूम इंक्रीजेज मीन्स टेम्परेचर डिक्रीजेज।
तो ऐसे कुछ पॉइंट से जो हमारे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये कैसा प्रोसेस होता है? स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस होता है। अगर आपसे ये किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि प्रोसेस कैसा है, स्लो प्रोसेस है, तो हमको वहां पे तुरंत समझना चाहिए कि हमको कौन सा ऑपरेशन करना है। कौन सा बोलो? आइसोथर्मल। ओके, उसके हिसाब से प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करनी है। स्लो प्रोसेस होने का रीजन है इसमें कि जैसे कि मान लो कोई सिस्टम है, उसको मैंने हीट दे दी, जैसे हीट हम देंगे तो उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वहां पे तो आइसोथर्मल की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि आइसोथर्मल की कंडीशन अप्लाई होने के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। तो हम लोग फिर वहां पर उस प्रोसेस का इंतजार करते हैं बैठ करके कि जब उसको हीट धीरे धीरे लॉस करेगा और वो सेम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तभी हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं। इसलिए कैसा रहता है? प्रोसेस स्लो रहता है। मतलब दूसरा कंक्लूजन इसका देखो, नेक्स्ट पॉइंट कि जो वॉल ऑफ कंटेनर्स हैं, वॉल ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में हम लोग इसका यूज करते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर, वो कंडक्टिंग मटेरियल्स की रहती हैं, कंडक्टिंग मटेरियल्स की होती हैं। क्यों? क्योंकि जिससे कोई मीडियम के साथ सिस्टम कांटेक्ट में रह सके, जब उसके पास एक एडिशनल हीट हो तो उसको लॉस करके सेम टेम्परेचर पे आ सके, या टेम्परेचर कम कर दिया है मैंने, हीट रिलीज कर दी तो वहां से एब्जॉर्ब करके आ सके। तो ये कंडीशन यहाँ पे ध्यान देना। स्लो प्रोसेस मतलब ये रहता है, ये प्रोसेस बहुत सडन रहता है, सडन, बहुत फास्ट सडन प्रोसेस होता है, सडन प्रोसेस होता है। और इसमें जो वॉल ऑफ कंटेनर्स हैं, वॉल ऑफ कंटेनर्स ये काहे बने रहती है? इंसुलेटर्स की, ताकि हीट बाहर और अंदर ना हो पाए, इंसुलेटर्स की रहती हैं। ओके, सडन प्रोसेस, जैसे इसका एग्जांपल हम आपको बोले तो क्या होता है, बोलिए? जैसे किसी टायर का ब्लास्ट होना, जैसे कोई टायर ब्लास्ट हो जाए, जैसे अपने पास व्हीकल्स टायर है, सडनली ब्लास्ट हो जाए, तो होता क्या उस समय पे कि एकदम से एक्सपेंड होती है एयर, तो वर्क डन कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो उस समय उस एयर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। सडन प्रोसेस रहते हैं, ठीक है ना। वॉल ऑफ कंटेनर मैंने इंसुलेटर्स की होती हैं। ओके, और जैसे सिलेंडर का ब्लास्ट होना, कोई गैस सिलेंडर है ब्लास्ट हो जाती है, ये इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं, जो सडन होते हैं, वैल्यू में एक्सपेंड कर जाते हैं, वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो ऐसे प्रोसेस आपके किस में आ जाते हैं? एडियाबेटिक्स में। ओके, तो ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि देखो सामने सामने दोनों दिख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस हम लोग करके उसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये किस लॉ को फॉलो करता है? PV इक्वल टू कांस्टेंट। कौन सा लॉ हुआ? बोलो, वाइल्स लॉ हुआ। ये वाइल्स लॉ को फॉलो करता है। क्लियर? टेम्परेचर कांस्टेंट है, और ये किस लॉ को फॉलो करता है? PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे गामा क्या होता है? CP बाई CV, CP बाई CV, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वैल्यू का रेशियो। और इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइसन्स लॉ बोलते हैं। पाइसन्स लॉ को फॉलो करता है। ओके, तो इतने तो हम लोगों ने इसके कंपेयरिंग पॉइंट्स देख लिए। ओके, तो सामने हमारे लिखे हैं, इधर आइसोथर्मल और इस साइड एडियाबेटिक्स। आप इसको अच्छे से फोटो खींच ले, इसको अच्छे से नोट कर लो। ओके, अब इसके बाद हम जो है ना प्रोसेस को थोड़ा डिफरेंस करके लिखेंगे। ओके, क्योंकि अब देखो हमारे पास क्या आ गया, ये किस लॉ को? वाइल्स लॉ को फॉलो करता है, ये किसको? पाइसन्स लॉ को फॉलो करता है, PV की पावर गामा को फॉलो करता है। ओके, क्लियर? तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो इसकी फोटो खींच लीजिए और इसके बाद उसको देखिए। ओके, चलो देखो अब हम लोग आगे चलते हैं। इस तरफ हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। और इस तरफ हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? बोलिए, एडियाबेटिक। ठीक, इधर आइसोथर्मल है, इधर हमारे पास क्या है? एडियाबेटिक है। तो देखो इतना काम करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं? इसकी ग्राफ। क्या देखेंगे? ग्राफ्स। इसके वर्सेस ग्राफ बनाते हैं, सभी वर्सेस बना सकते हैं, लेकिन हमारा मेन ग्राफ PV के वर्सेस देखते हैं। ओके, यहाँ इसका ग्राफ देखेंगे हम लोग।
ठीक, P वर्सेस V लॉ। तो देखो PV इक्वल टू कांस्टेंट, कोई भी दो एक्सिस का कांस्टेंट प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये भी हमारे पास कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, कोई भी पावर हो किसी के पास, अगर दो एक्सिस का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो उसका सेट जो है हमेशा ग्राफ का हाइपरबोला ही आता है। ओके, स्लोप में डिफरेंस आएगा अकॉर्डिंग टू पावर्स है, इस पे पावर दोनों पावर उसके हिसाब से स्लोप चेंज होता रहता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमको क्या देखना है बेटा, इनका स्लोप। क्या देखना है इनका स्लोप। तो देखो स्लोप यहाँ पर क्या बनेगा, dp बाई dv है। यहाँ पर भी स्लोप हमारे पास क्या बनेगा, dp बाई dv। ओके, तो देखो स्लोप कैसे देखते हैं, यहाँ से देखो pv इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। ओके, तो उसका पर क्या करो, बाई पार्ट डेरिवेटिव कर लो, बाई पार्ट डेरिवेटिव कर लो। कैसे, फर्स्ट जैसा पहला फंक्शन जैसा वैसे रखो, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ से जब dp बाई dv निकालेंगे तो इसका स्लोप बनेगा, वो कितना आता है, माइनस p बाई v। ये वैल्यू आ जाती है माइनस p बाई v। तो ये इसका स्लोप रहता है। ऐसे पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पे याद रखने होते हैं। क्लियर। इधर देखिए, यहाँ पर कौन सा लॉ था, pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसका भी वही करना है, p इसका डेरिवेटिव गामा, ओके, p की पावर गामा माइनस 1 इंटू डी प्लस सेकेंड फंक्शन जैसा है वैसे ही रख लो। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव dp कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से जब हम लोग देखो निकालते हैं dp बाई dv, ये कितना निकलता है, गामा टाइम्स ऑफ p बाई v, ये आ जाता है, इसका स्लोप होता है। यहाँ पर क्या करो, v की पावर गामा माइनस 1 कॉमन ले लो और उसको किसमें भेज दो, 0। तो यहाँ क्या बच जाएगा, v। तो इसका स्लोप ये होता है। ये देखो दोनों है आइसोथर्मल का स्लोप और इधर हमारा किसका है, एडियाबेटिक का स्लोप। बोलो कुछ डाउट है, मींस किसका स्लोप ज्यादा होता है, आइसोथर्मल का कि एडियाबेटिक का, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होता है, एडियाबेटिक। अगर हम लोग इन दोनों के रिलेशंस देखें तो कैसे लिखोगे, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, दोनों डिवाइड कर दो, किसके इक्वल टू आता है, गामा। इसको इससे डिवाइड कर दो, माइनस पी बाई बी कैंसिल हो गया। मीन स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, ऐसे पॉइंट ध्यान रखना है, गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ये कंडीशन रहती है। आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है, एडियाबेटिक का ज्यादा होता है। तो गामा की वैल्यू कैसी रहती है, ग्रेटर देन 1। ओके, क्लियर। तो ये देखो हम दोनों प्रोसेस का, इधर हमने किसका स्लोप देखा, आइसोथर्मल का, इधर एडियाबेटिक का, और दोनों का क्या रिलेशन है, किसका स्लोप ज्यादा होता है, एडियाबेटिक का, ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। कितना ज्यादा होता है, गामा टाइम्स होता है। एक तो ये पॉइंट्स हो गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट्स हम लोग इसमें लिखते हैं इसका वर्क डन। क्या लिखते हैं, वर्क डन। किस प्रोसेस में वर्क डन किसका कैसा होता है। ओके, अब इस वीडियो पर ये बेटा, इसके लास्ट में बहुत इसके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स बताने वाले हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हम लोग चारों प्रोसेस एक साथ ला करके उसमें देखेंगे। वर्क डन की कंडीशंस कैसी रहती है, हीट की कंडीशंस कैसी रहती है, तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ये आपका, ठीक है। ओके, तो अब देखो जैसे देख लेते हैं वर्क डन, यहाँ पर किसका लिखेंगे, आइसोथर्मल का। देखो वर्क डन लिखने का प्रोसेस dW इक्वल टू P इंटू dV। सिंस PV इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, K बाई V। ये वैल्यू यहाँ पे रख लो, या इसको इक्वल टू
एनआरटी हम लोग यूज कर सकते हैं आइडियल गैस के हिसाब से। के स्थान पे हम लोग एनआरटी रख लेंगे इसमें। तो ये वैल्यू यहाँ रखिए, देखिए तो डी डब्ल्यू इक्वल टू के बाई वी, के स्थान पे एनआरटी इंटू डी वी। तो क्या बन जाता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू के बाहर कर लो 1/v इंटू डी वी और उठा के इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो यहाँ पर, उठा के इंटीग्रेट कर दो। ओके, v1 टू v2। तो यहाँ से देखो वर्गजन निकल आएगा इसका। ये जरूर कंसेप्ट ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट फार्मूले के क्वेश्चन तो पूछता ही है, लेकिन ऐसे रिलेशंस दे देता है जिसमें हमको इंटीग्रेट करके ये आंसर्स बनाना पड़ता है। ओके, वही हमारे एडिशनल और थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चंस बोले जाते हैं। तो इधर तो आ गया W इक्वल टू के, यहाँ पे ln v, यहाँ पे क्या लिखोगे v2 अपॉन v1। तो यहाँ से हमारे पास W इक्वल टू के ln v2 अपॉन v1, ये फार्मूला होता है के फॉर्म में और ln के फॉर्म में, मतलब लॉग बेस ई। अगर हम लोग इसको थोड़ा अपडेट करना चाहें तो के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, एनआरटी। ठीक है, तो देखो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं इसको, W इक्वल टू एनआरटी, यहाँ पे ln v2 अपॉन v1। लेकिन टेबल हमारी किस में होती है, लॉग में। टेबल किस में रहती है, बोलो बच्चों, लॉग में, लॉग बेस 10 में। तो हमको यहाँ बेस 10 करने के लिए दोनों क्या रिलेशन होता है, 2.303 एनआरटी। अब यहाँ पे आ जाएगा लॉग, मतलब लॉग बेस 10, ये लॉग बेस ई, तो v2 अपॉन v1, ऐसे फार्मूला यहाँ रखेंगे। एंड v कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, क्योंकि p इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो बच्चों, ठीक है कि नहीं? हम लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। देखो कैसे देखते हैं, यहाँ पे W इक्वल टू 2.303 एनआरटी और यहाँ पे लॉग P1 अपॉन P2, इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे कवर किया है। ओके, बट ये कंसेप्ट जरूर ध्यान रखना है। एडिशनल क्वेश्चन इस पे जब भी आएगा, फार्मूला से हटके जब भी बात करेगा, तो हमको यहाँ पे बेसिक थोड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, बात क्लियर? अब तक हम लोग बात करते हैं आइडियाबेटिक की। यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम लोग, आइडियाबेटिक की बात करेंगे। आइडियाबेटिक, ओके, तो वही है कि फार्मूला dw इक्वल टू p इंटू जनरल फार्मूला तो सारे प्रोसेस का यही है, बस उसमें वेरिएबल हमको इंटर करने होते हैं। किससे, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस के हिसाब से हमको यहाँ वेरिएबल इंटर करने होते हैं। ओके, तो देखिए कब कैसे इंटर करेंगे, यहाँ पर किस लॉ को फॉलो करता है, pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो p के स्थान पे k और v की पावर गामा यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे। तो dw इक्वल टू, यहाँ से देखो k, v की पावर गामा और dv, ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी। ओके, तो वर्क डन, इसकी बात कर रहे हैं आइडियाबेटिक प्रोसेस की। ओके, तो देखो आइडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन के बाहर कर लो 1/v की पावर गामा dv, तो उठा के इंटीग्रेशन v1 टू v2, क्या लगाएंगे यहाँ पे, लिमिट। ओके, तो देखिए इधर तो W हो गया, यस, इधर तो W आ गया। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे हम 1/v का ln v होता है, v की पावर गामा का ln v की पावर गामा नहीं लिख सकते, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा हमको। तो जब हम लोग ऊपर इसको ले जाएंगे तो यहाँ आएगा k v की पावर माइनस गामा और dv, इंटीग्रेशन v1 टू v2, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, देखो W इक्वल टू के, यहाँ v की पावर गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई गामा प्लस 1 और लिमिट v2 अपॉन v1। ओके, तो यहाँ देखो W इक्वल टू के,
यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस गामा लिख लो, क्लियर। यहाँ V2 गामा गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1। ओके, अब यहाँ K की वैल्यू पुट कर लो, पुट K इक्वल टू क्या होता है P V की पावर गामा। अब देखो ध्यान देना, K को हम लोग किधर लेके जा रहे हैं, इनसाइड ब्रैकेट। अब K जब V2 के साथ रखेंगे तो K हमारा क्या बनेगा यहाँ से K2 मतलब P2 V2 की पावर गामा। यस, जब K को हम किसके साथ लेके जाएंगे V1 के साथ, तब ये क्या बनेगा K1 मतलब P1 और V1। इस हिसाब से यहाँ पे डाटा हम लोग इंटर करेंगे। ओके बच्चों, तो क्या बनता है यहाँ से K1 माइनस गामा, यहाँ पर P2 V2 की पावर गामा, साथ में V2 गामा प्लस 1 माइनस यहाँ पे P1 V1 की पावर गामा V1 की पावर गामा माइनस 1। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर लिए, K2 2 लगा के, K1 1 लगा के हमने डाटा ही पुट कर लिए। तो देखो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे यहाँ पे, K चल अंदर ले गए तो 1/1 माइनस गामा। ओके, और इधर देखो गामा से गामा कैंसिल, P2 V2 माइनस P1 V1। ये इसके वर्क का फार्मूला बन जाता है। अगेन सिंस हम लोग क्या पुट कर सकते हैं भाई, देखो PV इक्वल टू nRT, ऐसे रख लो PV इक्वल टू nRT। तो nR तो कॉमन, ओके, तो यहाँ पे 2 के स्थान पे T2, 1 के स्थान पे T1, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं W इक्वल टू nR बाई 1 माइनस गामा, यहाँ पे T2 माइनस T1। इस तरीके से इसके वर्गजन का फार्मूला देखेंगे। तो ये वर्गजन हमने किसका है लिया है, बोलो बट एडियाबेटिक का। तो उसमें डिफरेंस टाइप से इंटीग्रेशन करवाएगा, वो फंक्शन थोड़ा चेंज करके देगा, वहां सब लोग किसकी वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में, यहाँ पर पी की वैल्यू पुट करके अगेन जो लिमिट दे देगा कैलकुलेट कर दो, वही टाइप यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन होंगे, बाकी तो फार्मूला बेस्ड रहते हैं। क्लियर। अब देखो इसका मेन कंक्लूजन, ओके, कैसे, देखो किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, एडियाबेटिक की, इसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो वर्क एक इसमें क्या कंडीशन होती है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब वर्क डन के फार्मूला क्या है हमारे पास, 1 माइनस गामा, यहाँ P2 V2 माइनस P1 V1। ओके, या फिर W इक्वल टू nR 1 माइनस गामा, यहाँ T2 माइनस T1। बाकी सब हम लोगों ने पूरी कंडीशंस इसके लिख के रख ली हैं। ओके, अब देखो इसमें क्या पूछता है बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इन सडन प्रोसेस या कांस्टेंट हीट प्रोसेस या सीधा सीधा एडियाबेटिक प्रोसेस, बोलेगा टेम्परेचर 2 टाइम्स करते तो बताओ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, या प्रेशर 2 टाइम्स करते तो बोलो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 1/8 करते तो बताओ प्रेशर कितना हो जाएगा। इस तरीके के जैसे हम लोग वेल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की प्रॉब्लम्स करते हैं, सेम थिंग प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पूछे जाते हैं, बट उसमें गामा की वैल्यू गिवन होती है। गामा की वैल्यू नहीं देगा तो नाम बोलेगा, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक गैसेस की बात करेगा, तो उसके हिसाब से गामा की वैल्यू हमको याद रखनी है। क्लियर। तो देखो इसमें एक त्रिभुजाकार का फार्मूला, अब देखो यहाँ पे कुछ कन्वर्जेंस, इसमें जैसे एक फार्मूला यहां से ले लो, P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, ऐसे। अगर यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम की प्रॉब्लम पूछे तो हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। यस, ओके। अब देखो अगर मान लो पीटी की प्रॉब्लम पूछ दे तो देखो यहीं से कन्वर्जन हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ क्या लिखा है इसने, पीवी की पावर गामा इक्वल टू के, तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआर टी। अगर हमको मान लो यहाँ पे पी रिप्लेस करना है, पी रिप्लेस करके तो हमको फार्मूला हमारा आ जाएगा टी एन वी के फॉर्म में, तो पी यहाँ से रिप्लेस कर लो,
P इक्वल टू क्या, nRT बाई V रख लो, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। तो nRT बाई V एंड V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट क्या बन जाता है, देखो यहाँ से इसको उधर ले जाओ, तो T V की पावर गामा माइनस 1, ये पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी और इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो देखो T और V का रिलेशन ये है, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो P1 V1 गामा माइनस 1, P2 V2 गामा माइनस 1, ऐसे यूज कर लेते हैं। तो हमने देखो ये रिलेशन किसका बना लिया, VT का बना लिया, VT का रिलेशन हो गया। ऐसे ही देखो अब किसका रिलेशन बनाना है हमको, यहाँ पे क्या लिखा, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ से वैल्यू में रिप्लेस कर दो तो PT का रिलेशन आ जाएगा, PT का। तो देखो यहाँ से कैसे, PV की पावर PV इक्वल टू nRT, V रिप्लेस करना है तो nRT बाई P, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो P nRT बाई P की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट में भेज दो, इधर क्या आ गया, P की पावर 1 माइनस गामा, इधर गामा आया ऊपर जाके माइनस हो गया, और T की पावर गामा बाकी सब किस में गया, कांस्टेंट में। तो ये देखो इसका नेक्स्ट रिलेशन हो गया 1 माइनस गामा T की पावर गामा इक्वल टू 1 का 1 या कांस्टेंट बोल दो इसको, ठीक है ना, नहीं तो सीधा P2 1 माइनस गामा T2 पावर गामा। तो इस तरीके से इतने फार्मूले हमारे यहाँ पर रहते हैं, ग्राफ का स्लोप का फार्मूला, वर्क डन और इसके ये वेरिएबल के रिलेशंस, ठीक है ना। तो इतना जो मेन है आइसोथर्मल की थ्योरी में हमको, एडियाबैटिक की थ्योरी में हमको फार्मूले की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम जाकर के उसको आगे यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया है, आइसोथर्मल की सारी कंडीशंस, वर्क डन का फार्मूला, एडियाबैटिक की सारी कंडीशंस एंड वर्क डन का फार्मूला एंड उसके सम रिलेशंस। अब देखो यही बात हम लोग थोड़ी सी ग्राफ में कर लेते हैं। कैसे, कि अगर हम लोग यहाँ पर पीवी ग्राफ बनाएं, इधर देखो कौन सा ग्राफ है, पीवी, और चारों प्रोसेस एक साथ ले लेते हैं, ऐसे चारों प्रोसेस एक साथ ले लो, तो ये कौन सा होगा बोलो, प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये कौन सा बन जाएगा, आइसोकोरिक। अब इन दोनों में से कौन सा एडियाबैटिक और कौन सा आइसोथर्मल, जिसका स्लोप जेता, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, आइसोथर्मल, और ये कौन सा आ जाएगा, एडियाबैटिक। ऐसे ग्राफ हमको चारों एक साथ देखेंगे। अब अगर इसमें पूछ दो बताओ सबसे ज्यादा वर्क डन किसका, किस प्रोसेस का वर्क डन सबसे ज्यादा होता है, या किस प्रोसेस का वर्क डन सबसे कम होता है, अगर ये पूछ दे इसमें क्वेश्चंस में, ठीक है ना, खाली ग्राफ भी नहीं देगा, सीधा ये पूछ देगा मैक्सिमम वर्क डन विल बी, नीचे चारों प्रोसेस के नाम लिखे हैं, बोल देगा मिनिमम वर्क डन, और नीचे चार प्रोसेस के नाम लिखे हैं। तो देखो कैसे इसको देखोगे, इसका वर्क डन हम लोग किससे लिखते हैं, WI आइसोथर्मल, ठीक, या W1 लिख लो, ठीक, और इसका क्या लिख लेते हैं, W2, और ये W3, और ये W4, ओके। तो W1 किसका है, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल का W2, एडियाबैटिक का W3 और आइसोकोरिक का W4। तो इसमें सबसे ज्यादा वर्क डन कौन होता है, तो हम लोग इसको कैसे आइडिया लगाएंगे, कैसे भूले ना, हमको याद रहे। तो पीवी डायग्राम पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, एरिया कवर्ड बाय पीवी डायग्राम इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमको सीधा सीधा याद रहता है, सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें है, W1, सबसे ज्यादा एरिया आएगा, इतना एरिया कवर करेगा, फिर W2, फिर W3, और सबसे कम किसमें है, W4, मतलब इसमें तो जीरो ही वर्क डन रहता है, W4 इक्वल टू क्या रहता है बोलो बेटा, जीरो। तो इस तरीके से हम लोग देखो यहाँ पे वर्क डन किसमें सबसे ज्यादा होता है, किसमें सबसे कम होता है, तो हम लोग यहाँ ग्राफ वगैरह इसके ध्यान रख लेंगे, उसके हिसाब से कंडीशंस भी हम लोगों को यहाँ पर याद रहेगी। ओके बच्चों, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया, आइसोथर्मल एडियाबैटिक की कंप्लीट कंडीशंस एंड फार्मूलेस,
और उसमें सम इंपॉर्टेंट ग्राफ से हम लोग क्वेश्चन का डिसीजन मैक्सिमम मिनिमम प्रोविजन कैसे करेंगे। ओके, तो हमको उम्मीद है कि लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्लियर, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इसकी प्रॉब्लम्स के साथ। ओके, बाय।